हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम ने हमने लगभग सभी चीज़ें पढ़ ली हैं। लास्ट हमारा टॉपिक रह जाता है नेचुरल गैस, जिसे हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। ओके, तो क्या क्या चीज़ें हमने कोल एंड पेट्रोलियम में पढ़ी थी? हमने रिसोर्स से स्टार्ट किया था, यानी संसाधन। संसाधन क्या होता है? हर वो एक चीज़ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, उसको हमने क्या बोला? संसाधन बोला। ठीक है, संसाधन को फिर हमने क्या कहा कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो प्रकृति हमें स्वतः देती है, यानी जो प्रकृति में पहले से ही पाए जा रहे हैं, तो उनको क्या कहा? प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज कहा। दूसरा हमने कहा कि कुछ तो संसाधन ऐसे होंगे जिनको मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाएगा, यानी जब उसको जरूरत हुई किसी चीज की तो उसने उसका निर्माण किया। तो ऐसे संसाधनों को किसमें रखा गया? कृत्रिम संसाधन यानी मैन मेड और ह्यूमन मेड संसाधनों में या रिसोर्सेज में रखा गया है। फिर आपने कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होंगे, प्राकृतिक संसाधन जो होंगे, वो कुछ तो ऐसे होंगे जिनकी अनलिमिटेड क्वांटिटी एनवायरनमेंट में है, यानी जिनका असीमित भंडार है। और कुछ संसाधन आपके ऐसे होंगे जो कि कैसी क्वांटिटी में है? लिमिटेड क्वांटिटी में है, या जिनकी मात्रा एनवायरनमेंट में सीमित है। तो ऐसे संसाधन जिनकी अनलिमिटेड क्वांटिटी है, या आप मानते हैं कि ये कैसे होंगे? रिन्यूएबल होंगे और बार बार इनको किसी न किसी फॉर्म में पाया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऐसे जो संसाधन होंगे या ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, उनको क्या कहा गया था? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा गया। वहीं आपने दूसरी तरफ कहा कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होंगे जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, और दूसरा ये नॉन रिन्यूएबल है। इनको बनाने में एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, और इसको बहुत जल्दी से बना नहीं पाएंगे, इसलिए ये किस में है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इनको कहा जाएगा, या इस कैटेगरी में रखा जाएगा। आपने इन एग्जॉस्टिबल में किसको रखा? सनलाइट को रखा, एयर को रखा, वाटर को रखा। बोला कि ये जो है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये रिन्यूएबल भी है, या हमें बार बार मिलती रहती है। ठीक है, तो ये इनएग्जॉस्टिबल में आ गए। एग्जॉस्टिबल में आपने कहा आपके मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब किस में आएंगे? एग्जॉस्टिबल में आएंगे। यानी अगर इनका बहुत ज़्यादा उपयोग हम लोग करेंगे, तो चूंकि इनकी मात्रा सीमित है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ओके, फिर आपने किसकी बात की? फ्यूल्स की बात की, यानी ईंधन। ईंधन क्या होता था? कि जिस चीज को हम जलाएंगे और जलाने पर क्या होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न होगी, या आपकी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और साथ साथ लाइट यानी प्रकाश भी उत्पन्न होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? फ्यूल कहा जाएगा। फिर हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा कि अगर कुछ मृत जीव हैं और मृत जीवों का अपघटन शुरू हो गया है, अपघटन होने के बाद अगर उनका कुछ रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, अवशेष रह जाता है मृत जीवों का, तो उसको किस में रखा जाएगा? फॉसिल्स में, यानी जीवाश्म में रखा जाएगा। अब हमने इन दोनों टर्म को कंबाइन किया और कहा कि फॉसिल फ्यूल करके फ्यूल्स का एक टाइप आता है, यानी मृत जीवों के अवशेषों से बनने वाला ईंधन क्या कहलाएगा? फॉसिल फ्यूल कहलाएगा। और फॉसिल फ्यूल में आपने क्या क्या पढ़ा? कोल को पढ़ा, पेट्रोलियम को पढ़ा। कि कोल आपका क्या था? एक टाइप का फॉसिल फ्यूल था, जिसको आपने बोला है ब्लैक कलर का होता है, हार्ड होता है, ठीक है, और ये कार्बन की एक फॉर्म होती है। जहां पर आपने कोल को पढ़ा, कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस पढ़ी, जब कोल आपका बन रहा था तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? कार्बोनाइजेशन। ओके, आपने कहा कि मिट्टी की सतह के नीचे जीव दब जाएंगे और धीरे धीरे उनके ऊपर एक एक करके मिट्टी की लेयरें चढ़ती जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो क्या होगा? एनवायरमेंट की ऑक्सीजन होगी, उससे क्या हो जाएगा? ये जो एनवायरमेंट की ऑक्सीजन है, यहाँ से उसका क्या कनेक्शन टूट जाएगा? किसका? जो डिकम्पोजर्स थे नीचे, जो यहाँ पर आपके बायोमास को डिकम्पोज कर रहे थे या अपघटित कर रहे थे, अपघटन हो रहा था। जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई ऊपर से एनवायरमेंट से,
तो फिर क्या होगा, डिकम्पोजिशन यहाँ पर रुक जाएगा, और डिकम्पोजिशन रुक जाने के बाद किसका निर्माण होगा, फॉसिल्स का, यानी जीवाश्मों का निर्माण होगा। या हम कहेंगे कि मृत जीवों का पूर्ण रूप से अपघटन नहीं हो पाया और कुछ तो अवशेष वहां पर बच गए, और यही अवशेष क्या थे, फॉसिल्स थे, यानी जीवाश्म थे। अब उन जीवाश्मों को क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर फील होगा, जिसके बाद उन फॉसिल्स का फ्यूल्स में कन्वर्जन होगा, यानी ईंधन बनाना वहां पर शुरू होगा। और कोल के केस में, कोयले के केस में क्या होता है, जब वो फॉसिल से फ्यूल बनता है यानी कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है इनडायरेक्टली, तो उस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। ओके, इतना हमने इसमें देखा था। फिर हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे थे, कोल के यूजेस देखे थे कि कोल आपका कहाँ कहाँ यूज होता है। कोल्स के आपने अलग अलग टाइप्स देखे थे, जहां पर आपने कोल टार की बात की, कोक की बात की और कोल गैस की बात की। सॉलिड फॉर्म में आपने बोला कि कोल हमें किस फॉर्म में मिलता है, आपके कोक की फॉर्म में मिलता है ठोस अवस्था में, वहीं द्रव अवस्था में आपको क्या होता है, कोल टार के रूप में मिलता है, और जब गैसेस स्टेट की बात करेंगे तो वो कोल गैस के रूप में पाया जाता है। ओके, इतना हमने पढ़ा था। देन हमने अपने लास्ट सेशन में किसको पढ़ा था, पेट्रोलियम को पढ़ा था, जहां पर आपने कहा कि पेट्रोलियम एक थिक लिक्विड होता है, एक फॉसिल फ्यूल का होता है। फॉसिल फ्यूल के टाइप में हम पेट्रोलियम को पढ़ते हैं। आपने कहा कि समुद्र है, समुद्र में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, ठीक है, या जिस समय से पेट्रोलियम का निर्माण शुरू हुआ, हम लाखों सालों पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, उन लाखों वर्ष पूर्व कुछ तो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे जो कि क्या थे, समुद्र में रह रहे थे। किन्हीं कारणों से वो मर गए, और मरने के बाद क्या हो गया, मरने के बाद समुद्र में ही तो जाएंगे, कहीं और तो जाएंगे नहीं, लेकिन पहले वो फ्रीली मूव कर रहे थे, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे थे, वहां पर जीवन यापन कर रहे थे। अब मर चुके हैं, तो मरने के बाद क्या हो गया, क्योंकि वो निर्जीव वस्तु की तरह हो गए हैं, तो वो जो आपका समुद्र तल है या समुद्र की नीचे फ्लोर आप बोल सकते हैं, नीचे का पार्ट, वहां पर जाकर नीचे बैठ जाएंगे, और फिर क्या होगा, उसके ऊपर धीरे धीरे रेत की, कीचड़ की, ऐसे मिट्टी की सारी परतें चढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। ये सब कहाँ हो रहा है, समुद्र के अंदर हो रहा है। जब उनके ऊपर इस तरह से अलग अलग लेयर्स आ गई, फिर आपने क्या कहा कि कुछ और जो जीव थे समुद्र के वो मरे, फिर उन मिट्टी की लेयरों के ऊपर वो भी आ गए, ऐसे ऐसे करके कई लेयर्स बन गई हैं। ये सब पानी के ऊपर अंदर हो रहा है, और फिर क्या हुआ, वही डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ, नीचे अपघटन हो रहा है, और फिर आपने कहा कि जब इतनी सारी लेयर्स बन गई, और वही जो मिट्टी रेत वगैरह आपस में क्या हुआ, कंबाइन हुआ, और वो रॉक्स में कन्वर्ट, ठीक है, रॉक्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ कि जब वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से रुक जाएगी, क्योंकि ये सब पानी के अंदर हो रहा है, पानी के अंदर कई लेयर्स बन गई हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने के बाद डिकम्पोजिशन वहां पर रुक गया। यानी जो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी कि समुद्र में जीव मरे और वो नीचे तले पर बैठ गए हैं, ठीक है, उनका डिकम्पोजिशन रुक गया है, वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर हमने क्या कहा था कि वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे जो ऑक्सीजन के अपसेंस में क्या करेंगे, काम करेंगे, और वहां पर धीरे धीरे फ्यूल्स का निर्माण होना शुरू होगा, फ्यूल्स बनेंगे, वहां पे फ्यूल्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और वो फ्यूल्स की फॉर्मेशन किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में हो रही थी। ओके, तो अभी वहां पर क्या बन गया है, पेट्रोलियम बन गया है। फिर हमने कहा कि जो वहां पर रॉक्स बन गई थी, ये आपने कहा था कि वहां पर क्या बन गई थी, रॉक्स बन गई थी, और रॉक्स के नीचे आपके क्या थे, ये पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम से ऊपर हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल गैस पढ़ी थी, ठीक है, और ये सब किसके ऊपर है, पानी के ऊपर है, ठीक है। जब आप पानी में ऑयल वगैरह डालते हैं तो क्या देखते हैं, पानी के ऊपर ऑयल आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसका वेट जो होता है क्या होता है, कम होता है, या घनत्व तो हम क्या बोल सकते हैं, पानी की अपेक्षा कम होता है, तो वो ऊपर आ जाता है, हल्के हो, ठीक है। तो सबसे हल्की हो गई नेचुरल गैस, देन पेट्रोलियम, और फिर पानी। तो ये सब समुद्र के अंदर चल रहा है, ये समुद्र के अंदर चल रहा है। ये रॉक्स कहाँ से बनी, जो हम कह रहे थे कि रेत हो गई, मिट्टी हो गई, जो लेयर्स बन रही थी, अब वो आपस में कंबाइन होकर उन्होंने रॉक की फॉर्म ले ली है, रॉक की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गए, चट्टाने बन गई हैं, ओके। और हमने क्या पढ़ा था कि जो ये आपकी नेचुरल गैस है और क्या है, पेट्रोलियम है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, ऊपर उठनी, और ऊपर उठने की प्रकृति के कारण ये क्या करते हैं, इन रॉक्स के बीच में आ जाते हैं।
ओके, ये रॉक्स के बीच में आ गए, और यही जब ये रॉक्स के बीच में पाए जा रहे हैं तभी आपने इनको क्या कहा, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, यानी ऐसा ऑयल, पेट्रोलियम को क्या कहा था आपने, ऐसा ऑयल जो रॉक्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रॉक्स के बीच में पाया जा रहा है, और यहीं पर आपने क्या बोला कि क्या बनाए जाएंगे, डीप वेल बनाए जाएंगे, इस तरह से गहरे गहरे कुएं बनाए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कई हज़ारों फीट गहरी जगह पर पाए जाते हैं, या जो हम बोल रहे हैं कि इस सरफेस के या समुद्र तल से कई हजार फीट की गहराई में, डेप्थ में आपको मिल रहे हैं। तो इस तरह के वेल बनाए जाएंगे गहरे गहरे, और इस तरह के वेल्स बनाने के बाद क्या किया जाएगा, इनका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। तो पहले कौन एक्सट्रैक्ट की जाएगी, नेचुरल गैस, क्योंकि वो ऊपर है। देन आपकी दूसरा एक्सट्रैक्शन किसका होगा, पेट्रोलियम का होगा, क्योंकि वो उससे नीचे गहराई में मिल रहा है। ओके, इतना हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। देन हमने क्या बोला था, ये आपका क्या था, ये आपका वाटर हो गया। देन उससे ऊपर क्या मिल रहा है, ऑयल यानी पेट्रोलियम मिल रहा है, आपको पेट्रोल मिल रहा है। देन गैस, ओके, नेचुरल गैस जिसे कहा जा रहा है। और ये आपकी इम्परवियस रॉक्स हो गई। आपने बोला कि रॉक्स में कुछ तो ऐसे पोर्स वगैरह होंगे जहां पर क्या हो जाएगी, आपकी नेचुरल गैस और जो पेट्रोलियम है वो क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। ओके, और इस तरह से आपके वेल्स बनाए जाएंगे, और इन वेल्स के थ्रू क्या किया जाएगा, आपका उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, किसको, नेचुरल गैस को, और साथ साथ पेट्रोल। इतना हमने लास्ट सेशन में देखा था। साथ साथ ही हमने किसकी बात की थी, रिफाइनिंग की बात की थी। और रिफाइनिंग क्या था कि जो अभी आपको क्रूड प्रोडक्ट मिला है, क्रूड प्रोडक्ट समझते हैं, कच्चा माल जो मिला है आपको पेट्रोलियम का, उसको क्या करना है, प्योर या उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, शुद्ध करना है, उसको ये बोल सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जाएगा, रिफाइनिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो यानी क्रूड प्रोडक्ट से अब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट बनेंगे, यानी जो आपका पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या होगा, पेट्रोल भी होगा, डीजल भी होगा, आपका एलपीजी होगी, गैसोलाइंस होंगे, और क्या हो सकते हैं, अलग अलग जो डिफरेंट, जैसे आपके वैक्सेस वगैरह आती हैं, ये सब भी उसमें पाए जाएंगे, केरोसिन हो गया। ठीक है, तो इन सब घटकों में उसको कन्वर्ट करना ही आपका क्या है, रिफाइनिंग है। और वहां पर आपने बोला कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके आप करेंगे, जिसमें कि एक डिस्टिलेशन यूनिट बनाई जाएगी। ठीक है, इसमें अलग अलग फ्रैक्शंस होंगे इस तरह से। और वहां पर सबसे पहले आपने क्या बोला था कि जो आपका क्या होगा, पेट्रोलियम होगा। ठीक है, उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये सब समुद्र के अंदर हो रहा है, तो पानी उसमें प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले पेट्रोलियम से पानी को हटाया जाएगा। पानी हटा दिया, अभी उसमें क्या रह गया, सल्फाइड्स वगैरह रह गए। आप कह रहे थे कि कॉपर ऑक्साइड से सल्फाइड की रिएक्शन करा के कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में, कॉपर सल्फेट की फॉर्म में क्या किया जाएगा, पीपीटी को हटा दिया जाएगा। देन आपको क्या मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया। अब उस पेट्रोलियम को क्या किया जाएगा, 400 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। इतना तापमान उसको दिया जाएगा, और जब 400 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जाएगा, तो उसमें क्योंकि अलग अलग क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम में, तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, और सब अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट में अपनी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे, इन फ्रैक्शनल यूनिट्स में क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो कैसे कलेक्ट होंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि 20 डिग्री सेल्सियस है, और 150 डिग्री है, 200 है, 250 है, देन 300 है, देन 350। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर दे रहे हैं। इतना हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले जिसका 20 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट था, वो यहाँ से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होके यहाँ कलेक्ट होंगे। ठीक है, फिर आपने बोला कि किसी का 150 डिग्री था, तो जब 150 पे टेम्परेचर पहुंचा, टेम्परेचर तो धीरे धीरे ही बढ़ेगा ना, पहले 0, 1, 2, 3 ऐसे इंक्रीज हो रहा है, 400 तक ले जाना है आपको टेम्परेचर। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जहां पर होगा, वो वहां पर अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे किसी का 20 डिग्री है, तो वो 20 डिग्री में क्या हो गया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ जाके कलेक्ट हो गया। ओके, देन जिसका 150 था, वो 150 पे जाके कलेक्ट हो गया। फिर 200, 250, 300, 350। इस तरह से हमने क्या कर लिया,
अलग अलग टेम्परेचर पर उनको बॉईल किया, उनका बॉइलिंग पॉइंट जब आया वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गई, तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पर हमें एलपीजी मिल गई, कुछ गैसोलिन मिल गए, फिर क्या मिल गया, कैरोसिन मिल गया आपको, डीजल मिल गया, और यहाँ पर पेट्रोल मिल गया है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या मिल गए हैं, सारे अलग अलग जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट थे, घटक थे, वो आपको यहाँ पर मिल गए। तो ये हमने सारा अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको। देन आपने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट्स पढ़े थे। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स थे आपके, पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी आप बोलते हो, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसमें इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा जाएगा तो क्या है, ब्यूटेन है। ओके, देन पेट्रोल की बात की आपने, तो पेट्रोल क्या है, जितने भी आपके क्या होते हैं, लाइट मशीनरी व्हीकल्स होते हैं, उनको चलाने में इसका यूज किया जाता है, ये भी एक प्रोडक्ट है। कैरोसिन की बात की कि कैरोसिन भी क्या होता है आपका, एक टाइप का प्रोडक्ट होता है, किसका, पेट्रोलियम का। डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गए, पैराफिन वैक्स होगी, बिटुमेन पेंट्स होगी। ठीक है, ये सारे, और इनके यूजेस भी आपको पता है कि क्या क्या है यूजेस। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था किसमें, आपके फॉसिल फ्यूल में। अब आपका फॉसिल फ्यूल का नया टाइप आता है, नेचुरल गैस। ठीक है, जिस नेचुरल गैस को जब हमने क्या कहा कि पेट्रोलियम किस तरह से बन रहा है, ठीक है, जब मैंने आपको पेट्रोलियम बनने की प्रोसेस समझाई थी कि आपका पेट्रोलियम कैसे बनेगा, कि कुछ तो आपके क्या रहे होंगे, मृत जीव रहे होंगे, जो यहाँ पर ये समुद्र का, ये आपका समुद्र तल हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आपके क्या आ गए, सारे मृत जीव आ गए। देन आपने क्या बोला कि इसके ऊपर कई लेयर्स चढ़ गई हैं, किसकी, आपके सैंड की, रेत की, मड की। ठीक है, इस तरह से अलग अलग लेयर्स आ गई। फिर आपने बोला कुछ तो और जीव मरे होंगे जो इस वाली लेयर पे यहाँ इकट्ठे हो गए, और ये सब कहाँ चल रहा है, समुद्र के अंदर चल रहा है। ठीक है, ये सब हुआ। फिर आपने क्या बोला, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर रुक गई है। ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने के बाद आपने क्या बोला, जब O2 की सप्लाई रुक गई है तो डिकम्पोजिशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो अभी जो ये था, ये मृत जीव थे। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, और फॉसिल्स में कन्वर्ट होने के बाद जब ये टेम्परेचर और प्रेशर फील करेंगे तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, और वही फ्यूल्स जो आपने यहाँ पर बात की किसकी, इन लेयर्स की, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब ये आपकी रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंबाइन होकर ये रॉक की फॉर्म ले लेंगे। ओके, अभी आपका दो तरह से यहाँ पर क्या बन रहे हैं, फ्यूल्स बन रहे हैं। एक आपका क्या बना, पेट्रोलियम बना, ये रेड कलर में है जो, और दूसरा आपका ये बना जो नेचुरल गैस। ओके, तो जो आपने पेट्रोलियम की फॉर्मेशन पढ़ी वो ही किसकी फॉर्मेशन भी है, नेचुरल गैस की फॉर्मेशन। ठीक है, यानी समुद्रीय जीव जो थे वो मरे, सतह पर बैठ गए, उनके ऊपर लेयर्स चढ़ी, किसकी, आपकी सैंड, मिट्टी, जो भी समुद्र के अंदर था उसका। फिर क्या हुआ, फिर से कुछ मरे होंगे, फिर से उसके ऊपर और लेयर चढ़ी। ये सब कब की बात हो रही है, कई लाख साल लगे इस चीज को बनने। ठीक है, ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में मर गए उसी दिन सब कुछ हो गया। ठीक है, लाखों साल लगे हैं इस पूरी फॉर्मेशन में। ये हमने कब पढ़ लिया था, फॉसिल्स में पढ़ लिया था, क्योंकि ये फॉसिल का एक टाइप है। तो जैसा जैसा फॉसिल्स में हुआ था फॉसिल फ्यूल में, वही सब इसमें भी होगा। और हम क्या कह रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोलियम का क्या हुआ, निर्माण हुआ, उसका फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही नेचुरल गैस का हो रहा है। बस इतना सा है कि आपका जो पेट्रोलियम है वो नीचे है और नेचुरल गैस आपको ऊपर मिल रहा है। ओके, इतना आपने पढ़ लिया था। देन नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस क्या है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल में जब हम पढ़ रहे थे, या पेट्रोलियम में भी आपने देखा था, तो आपने क्या कहा था कि इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जब आपको ले जाना है तो वो क्या पड़ता है, इजी पड़ता है। आप पाइपलाइंस के थ्रू इनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करना इनका इजी होता है। ठीक है, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है,
सीएनजी का नाम आपने सुना होगा, सीएनजी एक बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो वो क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी नेचुरल गैस को कंप्रेस करके रखा गया है। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। ओके, यही पढ़ा कि प्रदूषण इससे कम होता है, इस वजह से ये बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है। इट इज क्लीनर फ्यूल। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. Okay, such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat, some part of Delhi and other places. तो अभी नेचुरल गैस की क्या आ गई है? पहले जैसे सिलेंडर्स आते थे, अभी पाइप्स में भी गैसेस आने लगे हैं। तो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं, जैसे वडोदरा हो गया, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, तो इन सिटीज़ में क्या आ गई है? गैसेस की पाइपलाइंस आ गई है। ठीक है। Natural gas is also used as starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. India has vast reserves of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta. ठीक है, तो आपने नेचुरल गैस का यूज भी पढ़ लिया, और क्या सीएनजी के बारे में पढ़ लिया कि सीएनजी क्या है? सबसे कम पॉल्यूटिंग गैस है, या फिर वो बहुत अच्छा फ्यूल है। ठीक है, क्योंकि उससे प्रदूषण कम हो रहा है, इसीलिए उसको बेस्ट माना जा रहा है। और क्या बोला कि इंडिया में बहुत जगह अभी पाइपलाइंस आ गई है। नेचुरल गैस की फॉर्मेशन आपने पढ़ ली है। नेचुरल गैस की फॉर्मेशन में क्या पढ़ा है कि जो आपने पेट्रोलियम की फॉर्मेशन में पढ़ा था, वही नेचुरल गैस की फॉर्मेशन में होगा। ओके, साथ ही क्या बोला कि नेचुरल गैस आपका इंडिया में कहाँ कहाँ? त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे बहुत ज़्यादा मिलता है। ओके, इसके बाद एक और टॉपिक है आपका पेट्रोकेमिकल्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स में अब आप क्या पढ़ेंगे कि जो आपके पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैसेस के प्रोडक्ट्स होंगे, वो सब किस में आएंगे? पेट्रोकेमिकल्स में आएंगे आपके। ओके, और पेट्रोकेमिकल्स में क्या होता है? पेट्रोकेमिकल्स का जो यूज होता है वो जो भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर को बनाने में इसका यूज किया जाता है, या विनाइल क्लोराइड, पीवीसी वगैरह पढ़ते हैं तो उनको बनाने में भी क्या किया जाता है? पेट्रोकेमिकल्स का यूज किया जाता है। तो आपके सिंथेटिक फाइबर क्या हो गए? रेयॉन, नायलॉन वगैरह हो गए। ठीक है, इनका जो इनको बनाएंगे तो इनको बनाने में पेट्रोकेमिकल्स का यूज होगा। अभी आप नेचुरल गैसेस के बारे में जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल्स के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ना है। आज हमने क्या पढ़ा? नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने पेट्रोलियम को दोबारा रिवाइज करा। चूंकि दोनों फॉसिल फ्यूल में आएंगे, साथ में कोल को लेके भी चलना। कोल में हमने सिर्फ क्या कहा था कि हमने जमीन वाला, अर्थ की सरफेस वाला, मिट्टी वाला पार्ट लिया था कि वहां पर क्या होंगी? आपकी जितना भी बायोमास है वो दब जाएगा। और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के केस में हमने समुद्र को लिया कि समुद्र के अंदर ये सब चीजें चल रही हैं, यानी पानी के अंदर क्या हो रहा है? पेट्रोलियम का और नेचुरल गैसों का फॉर्मेशन चल रहा है। वहीं जब हमने कोल की बात की थी तो वो सब हमने अर्थ की सरफेस के अंदर, यानी मिट्टी वाले पार्ट में क्या कहा कि हजारों फीट गहराई में क्या हो रहा है? कोल की फॉर्मेशन हो रही है या कोल बन रहा है। इतनी चीजें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। यूजेस आपको पता चल गए, नेचुरल गैस कहाँ यूज की जा रही है? आपके व्हीकल वगैरह में, मशीनरी जितने भी वर्क्स हैं वहां पर नेचुरल गैस का उपयोग किया जा रहा है। पेट्रोलियम के यूजेस आपने कहाँ कहाँ देखे थे कि आपने वैक्सेस में देखा, डीजल, पेट्रोल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हो गए, आपके एलपीजी हो गया, इतना यूज आपने पेट्रोलियम का देखा। और भी कई जगह पेट्रोलियम के यूजेस आते हैं। ठीक है, कोयले का यूज आपने कहाँ देखा? इंडस्ट्रीज में, होम्स में, कोक में, आपके जो रोड्स वगैरह बनती हैं वहाँ कोल तार की फॉर्म में। ये सब यूजेस किसके थे? कोल के थे। और साथ ही क्या बोला था कि इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। जब इसको जलाया जाता है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है या बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और बहुत अच्छा एक टाइम पर ये क्या था? संसाधन था किसका? आपका ऊष्मा को उत्पन्न करने का।
ओके। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी जनरेट की जाती है, ठीक है। एलपीजी आपने यहाँ पर पढ़ा, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी कहाँ यूज होता है, तो एलपीजी क्या है, आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जिसका यूज कहाँ किया जाता है, घरों में मेनली किया जाता है, साथ साथ इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। आपने बोला ब्यूटेन जो होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, एलपीजी, ओके। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो पूछ सकते हैं, ओके। अगले सेशन में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।